नमस्कार दोस्तों, ज्ञान मीमांसक यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो आज की इस वीडियो में हम भारतीय राज्य व्यवस्था अर्थात पॉलिटी के संबंधित प्रश्नों को जो है हल करेंगे। तो देखिए, इस वीडियो में हम जो है ये भाग 1 से लेकर के भाग 1 पार्ट 1 से लेकर के पार्ट 5 तो भाग 5 तक के जो है प्रश्नों को जो है 50 प्रश्नों के माध्यम से यहाँ हम सॉल्व करेंगे। 50 प्रश्नों के माध्यम से जो है पूरे इस चैप्टर को जो है रिवाइज करेंगे भाग 1 से लेकर के 5। और इसमें साथ साथ जो शुरू में संवैधानिक पृष्ठभूमि होता है, संविधान बनने का जो पृष्ठभूमि था उसे रहेगा। साथ साथ जो संविधान सभा हो गया, संविधान के स्रोत हो गए और जो उद्देशिका है, ये सब चीज जो है इसमें सम्मिलित है। तो इन सबको सम्मिलित करते हुए जो है भाग 1 से 5 तक के प्रश्नों को जो है इस वीडियो में हम कवर करेंगे। तो देखिए, यह जो है 50 प्रश्न रहेगा, तो ये बहुत जल्दी हो जाएगा आपके लिए। तो अगर आपने हमारे इससे पहले के जो एमसीक्यू वीडियो नहीं देखे हैं तो आप जाके देख सकते हैं। अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों में भी शेयर कर दीजिए। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं, क्योंकि फटाफट करना है हमें। तो चलिए, सबसे पहला क्वेश्चन दिया गया है। देखिए, तो सबसे पहले क्वेश्चन यहाँ सम्मिलित करना है। तो देखिए, यहाँ क्या क्या सम्मिलित करना है आपको। तो सूची 1 दिया हुआ है औपनिवेशिक कालीन एक्ट और दूसरा दिया है गवर्नर जनरल या वायसराय। तो किनके काल में जो है कौन कौन से एक्ट लाए गए थे उसे बताना है आपको। तो देखिए, यहाँ आप सब इसमें सम्मिलित कीजिएगा कि 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट आया था, वो कौन समय में आया था। तो देखिए, 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के समय जो है इस समय वायसराय थे और लॉर्ड वारेन हेस्टिंग। तो वारेन हेस्टिंग जो है इस समय वायसराय थे। इसमें प्रावधान किया गया था कि जो बंगाल के गवर्नर है, बंगाल के गवर्नर, उन्हें बंगाल के गवर्नर जनरल बना दिया गया था। तो गवर्नर जनरल बना दिया गया था। तो पहले गवर्नर जनरल कौन है, तो लॉर्ड वारेन हेस्टिंग, तो यही पहले गवर्नर जनरल थे। तो ए का हो जाएगा 2। तो ए का 2 किसमें है, ए और बी में है। तो ये दोनों हो जाएंगे, ये दोनों हटा दीजिएगा। उसके बाद देखिए 1853 का रेगुलेटिंग एक्ट। तो 1853 का रेगुलेटिंग एक्ट लाया गया था। यह किनके समय लाया गया था, तो ये डलहौजी के समय। अब डाल रहे हैं डलहौजी का कार्यकाल को 1853 53 54 55 56 के समय इनका कार्यकाल था। उसी समय जो है कौन सा रेगुलेटिंग एक्ट 1853 का जो अधिनियम है वह आता है। इसे जो है 1853 का इसे चार्टर एक्ट कहते हैं, रेगुलेटिंग एक्ट नहीं चार्टर एक्ट कहा जाता है। ठीक, तो यह डलहौजी के समय आता है। तो कौन सा हो जाएगा, बी का हो जाएगा 3। तो बी का 3 किसमें है, दोनों में है। उसके बाद 1919 का भारतीय शासन अधिनियम, इसे जो है और किस नाम से जानते हैं, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से जानते हैं। तो ये कब आया था, किनके कार्यकाल में, चेम्सफोर्ड के समय आया था। तो यह जो है 1919 का भारत शासन अधिनियम 1 हो जाएगा। तो सी का 1 हो जाएगा। तो कौन से में है, ए ऑप्शन। तो ऑप्शन ए जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। और वही देख लीजिए 1935 का भारत शासन अधिनियम जो है विलियंगटन के समय में आया था। तो इस प्रकार आप सम्मिलित करके जो है प्रश्नों को हल करेंगे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए। चलिए, अगला देखिए, अब निम्नलिखित विशेषता किस एक्ट से संबंधित है। तो आपको आप विशेषता दिए गए उसके आधार पे जो है आपको एक्ट को पहचानना है। तो कौन से एक्ट के हैं उसके देखना है आपको। तो देखिए, सबसे पहला दिया है विशेषता कलकत्ता के सुप्रीम कोर्ट की स्थापना। तो आप पहले ही विशेषता से आप बता सकते हैं कि कौन सा एक्ट से संबंधित है। तो कलकत्ता का सुप्रीम कोर्ट की स्थापना कब हुआ था, 1774 में होता है, जो कि 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के माध्यम से किया जाता है। तो इसी के आधार पर आप आंसर लगा सकते हैं। तो आगे पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगा। तो देखिए, ऑप्शन सी इसका आंसर हो जाएगा, रेगुलेटिंग एक्ट। इसके साथ साथ और समझ लेते हैं हम रेगुलेटिंग एक्ट में क्या क्या और प्रधान थे। तो देखिए, मैं आपको पहले ही बताया बंगाल के गवर्नर जनरल का पद सृजित किया गया था। तो बंगाल के पहले गवर्नर थे, उस पद को जो है बंगाल का गवर्नर जनरल कर दिया गया और इनके तहत जो है मद्रास और बंबई प्रेसिडेंसी जो है बंगाल के गवर्नर जनरल के अधीन कर दिया गया था। ठीक, उसके बाद देखिए, कर्मचारियों को किसी भी प्रकार से उपहार और पारितोषिक ग्रहण करने से मनाही था। तो कर्मचारियों को जो रिश्वत भ्रष्टाचार लिया जाता है, उपहार के नाम में पारितोषिक दिया जाता था, उन सब पर जो है प्रतिषेध लगाया गया पहली बार। तो यह रेगुलेटिंग पहली बार किया गया था, इसलिए इसका नाम जो है नियामक या रेगुलेटिंग एक्ट रखा गया था। चौथा देखिए, कंपनी शासन के लिए प्रथम लिखित संविधान का प्रस्तुतिकरण जो है इसी में किया गया था। तो पहली बार जो है कंपनी के लिए जो है ब्रिटिश सरकार के द्वारा जो है पहली बार एक लिखित संविधान के रूप में इस एक्ट को पारित किया गया था। तो ये सभी कथन जो है किसके संबंध में है, रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के संबंध में है। चलिए, अब अगला देखिए, भारतीय संविधान के नागरिकों को प्राप्त स्वतंत्रता के अंतर्गत निम्न में से क्या शामिल है। तो कौन कौन से शामिल स्वतंत्रता जो है शामिल है भारत के नागरिकों को। तो देखिए, हमें जो है इसमें उद्देशिका में प्रस्तावना में हमें जो है 5 प्रकार की स्वतंत्रता दिया गया है। 5 प्रकार के, जिसमें यही 5 है, विचार, विश्वास, अभिव्यक्ति, धर्म और उपासना। ये 5 प्रकार के हमें स्वतंत्र कहाँ दिया गया है, प्रस्तावना में दिया गया है। ठीक, और प्रस्तावना में ही हमें 3 प्रकार का न्याय दिया गया है। कौन सा, सामाजिक न्याय हो गया, एक सामाजिक न्याय, दूसरा जो है आर्थिक न्याय और तीसरा जो है राजनीतिक न्याय। ये 3 प्रकार के न्याय भी दिया गया है प्रस्तावना में ही। ठीक, तो इन सबको आप याद रखेंगे। तो इसमें क्या हो जाएगा, सभी इसके सही उत्तर हो जाएंगे।
चलिए अगला देखिए, अब इसमें भी आपको सुमेलित करना है। तो इसमें सुमेलित क्या करना है, जो संविधान सभा था उसमें संविधान सभा की प्रमुख समितियों के नाम दिए गए हैं और उसके अध्यक्ष कौन थे वे सम्मिलित करना है। तो समिति में सबसे प्रमुख समिति आप जान रहे हैं, प्रारूप समिति। प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे सबको पता है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। तो सी का कौन सा हो जाएगा, एक। तो सी का एक किसमें है देख सकते हैं आप, तो सी का एक जो है ये दोनों में है। तो बी और सी में से किसी एक आंसर को आपको लेना है। उसके बाद देखिए, उसके बाद नियम समिति। तो नियम समिति के जो अध्यक्ष थे वे कौन थे, तो नियम समिति के उस सभी के सभापति होते हैं। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो है संविधान सभा के सभापति थे, तो वही जो है नियम समिति के अध्यक्ष रहेंगे। तो ए जो है इसका हो जाएगा ए का 3। तो ए का 3 किसमें दिया गया है, बी में। तो बी इसका आंसर हो जाएगा सीधा। और बाकी को भी देख लीजिए, संघ शक्ति समिति के अध्यक्ष कौन थे, जवाहरलाल नेहरू थे। और वही प्रांतीय शक्ति समिति के अध्यक्ष कौन थे, उस समिति के अध्यक्ष जो है सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। ठीक, उसके बाद देखिए कौन सा हो गया, संघ शक्ति समिति हो गया जवाहरलाल नेहरू। उसके बाद अल्पसंख्यक उप समिति। देखिए अल्पसंख्यक समिति के अध्यक्ष जो है मौलिक अधिकार और अल्पसंख्यक समिति के अध्यक्ष जो है सरदार पटेल थे। और इसका जो उप समिति बना हुआ था उसके अध्यक्ष थे H.C. मुखर्जी। तो H.C. मुखर्जी जो है उप समिति के अध्यक्ष थे अल्पसंख्यक संबंधित। ठीक, चलिए तो ये हो गया आपका समिति और अध्यक्ष की सुमिलित। उसके बाद देखिए यहाँ कथन दिए गए हैं, यहाँ सत्य कथन पहचानना है। तो इसे आप टिक कर लीजिए, सत्य कथन बताना है आपको। तो चलिए कथन को पढ़ते हैं। भारतीय संविधान के निर्माण हेतु संविधान सभा के कुल 15 अधिवेशन हुए हैं। तो ये पहला ही गलत हो गया। ये आपको पढ़े होंगे तो आपको पता होगा कि कुल कितना हुआ था, 12 अधिवेशन हुआ था। 12 अधिवेशन हुआ था संविधान निर्माण हेतु। तो पहला कथन गलत हो गया। उसके बाद देखिए संविधान सभा के सदस्यों में कुल 15 महिलाएं शामिल थी। तो ये सही है, 15 महिला सदस्य शामिल थे। संविधान सभा में मौलिक अधिकार और अल्पसंख्यक हेतु सलाहकार समिति के अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। तो ये सही है, ये मौलिक अधिकार और अल्पसंख्यक समिति के अध्यक्ष जो है सरदार पटेल थे। और इसके उप समिति जो बना था उसका अध्यक्ष हम देखें H.C. मुखर्जी जी थे। ठीक, तो यहाँ कौन कौन सा कथन 2 और 3 जो है सत्य हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ सत्य कथन पूछा गया है। तो आंसर इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी इसका आंसर हो जाएगा। चलिए अब अगला देखिए, अगला प्रश्न दिया गया है। इसमें आपको क्या बताना है, इसमें कौन सा नहीं है महाभियोग, इसमें राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग की प्रक्रिया में कौन से सदस्य शामिल नहीं होते हैं पूछा गया है। तो महाभियोग की जो राष्ट्रपति के ऊपर जो महाभियोग लगाया जाता है उसमें कौन कौन शामिल होते हैं पहले ये देख लीजिए। तो कौन कौन शामिल होंगे अभी बताइए। तो इसमें संसद के जो है सभी सदस्य शामिल होते हैं। संसद के सभी सदस्य जो है महाभियोग में शामिल होते हैं। ठीक, तो संसद के सभी सदस्य अंतर्गत लोकसभा के सदस्य भी आ जाते हैं, राज्यसभा के सभी मनोनीत और निर्वाचित सभी सदस्य शामिल होंगे ना। तो देखिए इसमें जो है क्या दिया गया है, दिल्ली विधानसभा के निर्वाचित सदस्य। तो ये गलत हो जाएगा, कोई भी विधानसभा के सदस्य शामिल नहीं होते। उत्तर प्रदेश विधानसभा के निर्वाचित सदस्य, ये भी गलत हो जाएगा। राज्यसभा के मनोनीत सदस्य, तो ये सही है। तो राज्यसभा के मनोनीत सदस्य भी जो है इसमें भाग लेते हैं। तो यहाँ क्या पूछा गया है, नहीं शामिल कौन सा नहीं होते हैं। तो 1 और 2 ये दोनों शामिल नहीं होंगे। तो इसका आंसर हो जाएगा ए। और देखिए इसमें महाभियोग में कौन कौन शामिल हुए तो आप देख लीजिए। अब देखिए राष्ट्रपति के जो चुनाव होता है उसमें कौन कौन भाग लेते हैं। तो जो चुनाव में भाग लेते हैं वे उसको समझिए। तो चुनाव में जो है संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य, सिर्फ निर्वाचित सदस्य भाग लेंगे। इसमें मनोनीत सदस्य भाग नहीं लेते हैं राष्ट्रपति के निर्वाचन में। ठीक, सिर्फ निर्वाचित सदस्य भाग लेंगे संसद के, लोकसभा के और राज्यसभा के। ठीक, उसके बाद और कौन भाग लेते हैं, सभी विधानसभा के जो है निर्वाचित सदस्य। तो सभी विधानसभा के निर्वाचित सदस्य भी इसमें भाग लेते हैं। ठीक, तो ये जो है 2 चीजें हो गए। और इसमें दिल्ली विधानसभा, ये भी सभी राज्यों की विधानसभा, उसके साथ साथ दिल्ली और पौंडीचेरी में भी विधानसभा है। और इस बार जो है जम्मू कश्मीर में भी विधानसभा बन चुका है। तो यहाँ के भी जो है सभी निर्वाचित विधानसभा सदस्य जो है इसमें भाग लेंगे। ठीक, तो इस प्रकार जो है इनका चुनाव होता है। और इसका महाभियोग में सिर्फ संसद के निर्वाचित और मनोनीत दोनों सदस्य भाग लेते हैं। चलिए अब अगला देखिए, 7वें प्रश्न में दिया गया है, भारतीय शासन अधिनियम 1935 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन से कथन सत्य है, आपको चयन करना है। तो यहाँ सत्य कथन बनाना है भारत शासन अधिनियम 1935 के संबंध में। तो चलिए पढ़ते हैं, हमें यहाँ जो स्टेटमेंट दिया गया है। तो देखिए पहला दिया है, भारत शासन अधिनियम 1935 के द्वारा प्रांतों में द्वैत शासन अंत किया गया था। तो ये सही है, प्रांतों में द्वैत शासन का अंत किया गया था। और द्वैत शासन कहाँ, केंद्र में द्वैत शासन स्थापित किया गया था 1935 के अधिनियम में। इस अधिनियम द्वारा प्रांतों में द्विसदनी पद्धति शुरुआत की गई थी। तो ये भी सही है, प्रांतों में 2 सदन, एक विधान परिषद और विधानसभा जैसे 2 सदन जो है स्टार्ट किया गया था प्रांतों में। तो ये भी सही है। उसके बाद देखिए इस अधिनियम द्वारा दलित जातियों, महिलाओं और मजदूर वर्ग के लिए अलग निर्वाचन की व्यवस्था किया गया। तो देखिए जो सांप्रदायिक निर्वाचन होता था उसका विस्तार यहाँ भी देखने को मिलेगा। तो ये भी जो है सही है। तो सभी कथन सत्य है। अब यहाँ सांप्रदायिक निर्वाचन की बात है तो उसे देख लीजिए सार्वजनिक निर्वाचन के संबंध में। तो देखिए सबसे पहले सांप्रदायिक निर्वाचन का जो प्रावधान है वो कब आता है, 1909 के जो है मार्ले मिंटो सुधार से आता है 1909। इसमें जो है मुस्लिमों को दिया जाता है
मुस्लिमों को दिया जाता है सबसे पहले जो है सांप्रदायिक निर्वाचन की, हर जो मुस्लिम चुनाव लड़ेंगे तो उसी क्षेत्र में सिर्फ मुस्लिम ही उन्हें वोट देंगे। इस प्रकार जो है यहाँ सबसे पहले सांप्रदायिक निर्वाचन की प्रस्तुति किया जाता है, तो यहाँ दिया जाता है सबसे पहले 1909 के अधिनियम में। उसके बाद देखिए इसका 1919 के अधिनियम में विस्तार किया जाता है इस सांप्रदायिक निर्वाचन की जो आरक्षण है उसका, और यह कहाँ तक विस्तार हो जाता है, ईसाई के लिए भी दिया जाता है या इंग्लो इंडियन के लिए दिया जाता है। मुस्लिम के साथ ईसाई, इंग्लो इंडियन और जो है सिख, इनके लिए जो है इसका विस्तार किया जाता है। ठीक, उसके बाद फिर इसका विस्तार कब हुआ, 1935 में इनका विस्तार दलित के लिए, महिला के लिए और मजदूर वर्ग के लिए भी फिर से इसका विस्तार होता है। तो इस प्रकार इसका इतिहास है, आप याद रखेंगे, प्रश्न कहीं से भी पूछे जा सकते हैं। चलिए अब अगला देखिए, अब यहाँ अगला प्रश्न पूछा गया है, कथन दिए गए हैं, उसमें असत्य कथन बताना है आपको। ये आप ध्यान रखेंगे जब भी प्रश्न बनाते हैं, सत्य पूछा है, असत्य पूछा है, सही गलत क्या पूछा है, इस पॉइंट को आपको हमेशा नोट करके रखना है, इसे हाईलाइट करके हमेशा रखना है आपको। इसके चक्कर में आपका एक क्वेश्चन भी गलत होता है तो आप जो है सिलेक्शन लिस्ट से बाहर भी हो सकते हैं। ठीक, तो ये आप बहुत अच्छे से ध्यान रख के बनाइएगा। तो चलिए इसमें स्टेटमेंट जो दिया है उसे पढ़ते हैं। असत्य बताना है, ये याद रखिए। तो देखिए, राष्ट्रपति का महाभियोग का प्रस्ताव केवल लोकसभा में प्रस्तुत किया जाता है, तो ये जो है पहला ही असत्य हो गया, तो असत्य है। ये राष्ट्रपति के ऊपर अगर महाभियोग लगाना है तो आप लोकसभा और राज्यसभा किसी भी सदन में प्रस्तुत कर सकते हैं। ठीक, इस प्रस्ताव की सूचना राष्ट्रपति को 14 दिन पूर्व देना होता है, तो ये सही है, प्रस्ताव की सूचना 14 दिन पूर्व देना आवश्यक है। इस प्रस्ताव की सूचना पर सदन के कम से कम आधे सदस्य का हस्ताक्षर होना चाहिए, तो प्रस्ताव की जो सूचना है उसमें कम से कम आधे सदस्यों की हस्ताक्षर, तो ये भी गलत है। तो आप पढ़े होंगे तो 1/4 सदस्यों की जो है हस्ताक्षर होना चाहिए, 1/4 सदस्यों के हस्ताक्षर से जो है सूचना जो है दिया जाता है। ठीक, तो चलिए हम यहाँ कौन क्या पूछा गया है, असत्य, तो कौन कौन सा, तो सिर्फ 2 सत्य है, उसके बाद 1 और 3 जो है असत्य है, तो कौन सा 1 और 3, इसका बी आंसर सही हो जाएगा। अब चलिए यहाँ पर जो महाभियोग लगता है राष्ट्रपति पर उसे समझ लेते हैं। तो सबसे पहले प्रक्रिया क्या होता है, अगर महाभियोग लगाना है राष्ट्रपति के ऊपर तो उसे लगाने से पहले जो है प्रस्ताव लाने से पहले 14 दिन पूर्व सूचना देना होता है राष्ट्रपति को, और 14 दिन पहले जो सूचना दिया जाएगा उस सूचना में जो है कितने सदस्य को हस्ताक्षर रहेंगे, जो टोटल सदस्य है, वहाँ टोटल सदस्य है उसका सदन में जिस सदन से प्रस्तुत किया जा रहा है, अगर लोकसभा से सदन दे रहे हैं तो लोकसभा के और राज्यसभा के सदन के सदस्य द्वारा दिया जा रहा है, यह महाभियोग की प्रक्रिया प्रारंभ किया जा रहा है, तो उस सदन के जो है 1/4 सदस्य, तो 1/4 सदस्यों के हस्ताक्षर से जो है उस सूचना को दिया जाता है। उसके बाद क्या होगा, जिस सदन में प्रस्तुत किया जाता है, दोनों सदन से प्रस्तुत किया जा सकता है, लोकसभा और राज्यसभा में। ठीक, मान लीजिए अगर लोकसभा में प्रस्तुत किया जा रहा है तो यहाँ प्रस्तुत किया जाएगा, प्रस्तुत करने के बाद जो है यहाँ उपस्थित और मतदान करने वाले के 2/3 सदस्यों 2/3 की बहुमत से जो है या मतदान जो है पारित होना चाहिए, 2/3 की बहुमत से पारित करना अनिवार्य रहता है यहाँ विशेष बहुमत से। ठीक, और उसके बाद फिर यह जो है राज्यसभा में जाता है और इसे राज्यसभा के सामान्य बहुमत से पारित करना अनिवार्य होता है। तो इस प्रकार जो है फिर दोनों में पारित होने के पश्चात जो है राष्ट्रपति को अपने पद से त्याग पत्र अपने पद को छोड़ना पड़ता है। ठीक, तो यह घटना है महाभियोग की, और जो इसका महाभियोग की चर्चा किसमें किया गया है, महाभियोग की प्रक्रिया जो है आर्टिकल 61 में हमें दिखता है, संविधान के आर्टिकल 61 में। ठीक, तो ये सब पूरा हो गया राष्ट्रपति के ऊपर महाभियोग की प्रक्रिया। उसके बाद चलिए निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए एवं सत्य कथन का चयन कीजिए। तो यहाँ फिर असत्य कथन फिर से पूछा गया है, असत्य कथन, तो आपको फिर असत्य कथन बताना है। देखिए पहला कथन क्या दिया गया है, अध्याक्षात्मक शासन प्रणाली प्रधानमंत्री कार्यपालिका का वास्तविक प्रधान होता है, तो अध्याक्षात्मक शासन प्रणाली में प्रधानमंत्री कार्यपालिका का वास्तविक प्रधान होता है, तो ये जो है गलत है। दूसरा देखिए, भारत के अध्यात्मक शासन प्रणाली प्रचलन है, तो ये भी जो है गलत है। भारतीय संविधान की प्रमुख विशेषता निम्नलिखित विशेषता में ग्राम पंचायतों की स्थापना शामिल है, तो भारतीय संविधान में शामिल है ग्राम पंचायतों की स्थापना, तो ये जो है सही है। तो इसमें असत्य पूछा गया है तो 1 और 2 असत्य हो जाएंगे, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 1 और 2 असत्य है। और देखिए ये असत्य क्यों है उसे समझते हैं। तो देखिए अध्यात्मक शासन प्रणाली, तो अध्यात्मक शासन प्रणाली में इसके प्रमुख जो है प्रधानमंत्री नहीं होकर राष्ट्रपति होते हैं, जो राष्ट्र के प्रमुख होते हैं राष्ट्रपति, वे जो है इसमें अध्यात्मक शासन प्रणाली में प्रमुख होते हैं, और इनका निर्वाचन कैसे होता है, जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से चुना जाता है। इसका उदाहरण अगर देखेंगे आप तो अमेरिका में जो राष्ट्रपति चुनाव होता है वह जो जनता द्वारा डायरेक्ट चुना जाता है, इस कारण वहां की जो प्रशासन है वह अध्यात्मक शासन प्रणाली है। और भारत में अध्यात्मक शासन प्रणाली का प्रचलन नहीं है। देखिए भारत में जो है राष्ट्रपति प्रत्यक्ष माध्यम से चुने जाते हैं, प्रत्यक्ष नहीं चुने जाते हैं, तो भारत में नहीं है। या कहाँ दिखने को मिलता है, अमेरिका में। भारत में जो शासन प्रणाली है उसे क्या कहा जाता है, संसदीय शासन प्रणाली, तो संसदीय शासन प्रणाली है हमारे भारत में। ठीक, चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं। भारतीय राज्य क्षेत्रों पर ब्रिटिश क्राउन के स्वामित्व के दावे का प्रथम वैधानिक दस्तावेज किस एक्ट को कहा जाता है। तो देखिए इसमें कहा गया है भारतीय राज्य क्षेत्र में ब्रिटिश क्राउन के स्वामित्व के दावे का प्रथम संवैधानिक दस्तावेज किसे कहा गया है। तो आप देख सकते हैं इसमें से जो कौन सा है, पिट्स इंडिया एक्ट। तो पिट्स इंडिया एक्ट में पहली बार जो है जो भारतीय राज्य है उसे जो है ब्रिटिश का एक स्वामित्व के रूप में बताया गया था। इसमें पिट्स इंडिया एक्ट जो है यहाँ के प्रधानमंत्री थे
पिट्स उनके द्वारा, ब्रिटिश के प्रधानमंत्री पिट्स द्वारा तैयार किया गया था। इसमें जो है भारत को पहली बार जो है कहा गया था कि यह जो है ब्रिटेन का क्षेत्र है, तो ब्रिटेन के अंतर्गत, ब्रिटेन क्राउन के अंतर्गत आने वाला क्षेत्र करके इसमें पहली बार कहा गया था। इसलिए इसी पिट्स इंडिया एक्ट को जो है ब्रिटिश क्राउन के स्वामित्व के दावे करने वाला प्रथम संवैधानिक दस्तावेज कहा जाता है। अगर आपको नहीं पता हो तो आप इस फैक्ट को याद रखेंगे। चलिए अगला देखिए, आप निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए एवं असत्य कथन का चयन कीजिए। तो इसमें आपको असत्य कथन को बताना है। तो इसमें असत्य कथन को आप टिक कर लेंगे, हाईलाइट कर लीजिए, असत्य कथन पूछा गया है। ठीक, तो देखिए इसमें असत्य कथन क्या है। सबसे पहले कथन को पढ़िएगा, राष्ट्रपति के चुनाव संबंधी विवादों का विनिश्चय केवल उच्चतम न्यायालय में किया जाएगा। इसका वर्णन अनुच्छेद 71 में किया गया है। तो ये जो है सत्य कथन है। उच्चतम न्यायालय द्वारा किसी राष्ट्रपति के निर्वाचन को जब अवैध घोषित किया जाएगा तो उस व्यक्ति द्वारा राष्ट्रपति के रूप में पूर्व किए गए सारे निर्णय को अवैध घोषित किया जाएगा। तो ये गलत है। अगर कोई व्यक्ति अवैध बाद में घोषित किया जा रहा है और जब वो राष्ट्रपति के पद में कार्य कर चुके हैं तो उनके सारे निर्णय जो है मान्य होते हैं। तो ये जो है असत्य कथन हो जाएगा। तो इसे जो आंसर लिया जाएगा। राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में यदि रिक्तिका है तो राष्ट्रपति का चुनाव अवैध घोषित किया जाएगा। तो इनके मंडल में रिक्ति है तो अवैध घोषित किया जाएगा, ये गलत है। अगर कोई रिक्ति है तो जितने सदस्य हैं वहां उतने सदस्यों द्वारा ही जो है निर्वाचन किया जाएगा। तो ये भी कथन जो है गलत हो जाएगा। तो 2 और 3 इसमें गलत है। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, देखिए सी इसका आंसर हो जाएगा। ठीक, चलिए अब अगला प्रश्न देखिए, यहाँ संविधान सभा के प्रमुख बैठकों की तिथि एवं कार्यवाही को सुमेलित कीजिए। तो संविधान सभा के जो प्रमुख बैठक हुए हैं उसकी तिथि और कार्यवाही दिया गया है। तो संविधान सभा का पहला बैठक आप सबको पता है, तो इसी से सुमेलित कर लीजिए। 9 दिसंबर 1946 को पहला बैठक हुआ था जिसमें उद्देश्य प्रस्ताव को प्रस्तुत किया गया था। ठीक, दूसरा बैठक हुआ है 11 दिसंबर 1946 में। इसमें क्या किया गया था, संविधान सभा की पहली बैठक देखिए संविधान सभा की पहली बैठक कब होता है, 9 दिसंबर 1946 को। तो पहली बैठक जो है संविधान सभा की इस दिन, तो ये जो है 2 हो जाएगा, सी का जो है 2 हो जाएगा। ठीक, उसके बाद उद्देश्य प्रस्तुति यह किया जाता है इसमें 13 दिसंबर 1946 को जो तीसरा बैठक होता है उसमें उद्देश्य प्रस्ताव को प्रस्तुत किया जाता है। और दूसरा बैठक 11 दिसंबर को होता है, उसमें क्या रहता है, संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष का चुनाव किया जाता है दूसरे बैठक में। पहले में अस्थायी अध्यक्ष चुने जाते हैं, दूसरे में जो है स्थायी अध्यक्ष चुने जाएंगे। ठीक, उसके बाद देखिए 22 जनवरी 1947 को जो उद्देश्य प्रस्ताव है उसको पास किया जाता है। ठीक, एक बार कंफ्यूजन हो रहा होगा तो आप देख लीजिए, 9 नवंबर पहला जो होता है ये संविधान सभा का पहला बैठक है। उसके बाद 11 दिसंबर को दूसरा बैठक होता है। इसमें क्या करते हैं, संविधान सभा के अध्यक्ष की स्थायी अध्यक्ष का चुनाव किया जाता है। फिर 13 दिसंबर 1946 को इसमें उद्देश्य प्रस्ताव को प्रस्तुत किया जाएगा। नेहरू जी द्वारा, पंडित जवाहरलाल नेहरू करते हैं प्रस्तुत। और पहले ये स्थायी अध्यक्ष है राजेंद्र प्रसाद जी को चुना जाते हैं, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को प्रथम स्थायी अध्यक्ष के रूप में। फिर 22 जनवरी 1947 को इसी उद्देश्य प्रस्ताव को जो है पारित कर दिया जाता है। ठीक, तो इस प्रकार से जो है घटनाक्रम रहता है। यहाँ देख लीजिए, यहाँ दिया भी गया है। चलिए अब अगला देखिए, यहाँ देखिए कथन दिए गए हैं, उसमें आपको सत्य कथन की पहचान करना है। तो यहाँ सत्य कथन कौन सा होगा बताइएगा। देखिए सबसे पहला कथन दिया गया है, 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1946 द्वारा प्रस्तावना में पंथ निरपेक्ष शब्द जोड़ा गया था। तो 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था। तो यह कथन जो है सही है। सत्य कथन पूछा गया, यह कथन सही है। ठीक, प्रस्तावना पंथ निरपेक्ष शब्द, इसके साथ जो है और कौन कौन से शब्द जोड़े गए थे, समाजवादी शब्द जोड़े गया था। ठीक, तो और जो है 3 शब्दों को जो है जोड़ा गया था इसी के तहत 42वें संविधान संशोधन के तहत। उसके बाद देखिए 44वें संविधान संशोधन में 1978 प्रस्तावना में समाजवादी और अखंडता शब्द, तो ये अखंडता शब्द को भी जोड़ा गया था, समाजवादी को भी और पंथ निरपेक्ष, ये सभी को 42वें संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया था। तो ये दूसरा गलत हो जाएगा, 44वें संविधान संशोधन में नहीं जोड़ा गया था। समाजवादी, अखंडता और पंथ निरपेक्ष तीनों जो है इसी में जोड़ा गया था 42वें में। भारतीय संविधान में भारत की जनता को ही समस्त शक्तियों का केंद्र माना जाता है। तो ये भी सही है, सॉरी, भारतीय जनता को ही समस्त शक्तियों का केंद्र बिंदु माना जाता है। तो ये भी जो है सही है। तो कौन सा सत्य पूछा गया है, तो 1 सही है और 3 सही है। तो ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक, चलिए अब अगला देखिए, निम्नलिखित को सुमेलित करना है आपको। यहाँ क्या दिया गया है, राष्ट्रपति का सूची दिया गया है और इसका कार्यकाल। तो राष्ट्रपति की सूची और कार्यकाल मैंने आपको जो है राष्ट्रपति को एक अलग से पढ़ाया है, अगर आप नहीं देखे हैं तो आप जाके देख सकते हैं। महत्वपूर्ण टॉपिक वाला एक वीडियो बना हुआ है। आप उपराष्ट्रपति दिए गए हैं यहाँ, तो उपराष्ट्रपति के संबंध में आपको पूरा जो डिटेल जो है उसमें करा दिया गया है। इस बार उपराष्ट्रपति से प्रश्न पूछने की संभावना बहुत ज्यादा है, इसलिए आप देख सकते हैं वहां जो है उपराष्ट्रपति के संबंध में जो है पूरा कवर करा दिया गया है, क्या क्या प्रश्न पूछे जा सकते हैं उन सबको। तो यहाँ देखिए भारत के उपराष्ट्रपति दिए गए हैं, उनका कार्यकाल दिया गया है। तो हमें पहचानना है कि इनका कार्यकाल का समय कितना कितना था। तो इसके लिए मैं आपको भी ये भी पढ़ाया था मैं आपको कि पहले उपराष्ट्रपति कौन थे। पहले राष्ट्रपति सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे, राधाकृष्णन पहले हुए। उसके बाद फिर हामिद अंसारी होते हैं, दूसरे जाकिर हुसैन, दूसरे जो है जाकिर हुसैन रहते हैं।
पहले देखिए, पहले सर्वपल्ली राधाकृष्णन, दूसरा जो है जाकिर हुसैन रहते हैं, जाकिर हुसैन, फिर तीसरा जो है वीवी गिरी बनते हैं, वीवी गिरी। उसके बाद फिर चौथे जो है गोपाल स्वरूप पाठक, गोपाल स्वरूप पाठक बनते हैं। उसके बाद जो है पांचवे बीडी जत्ती, बीडी जत्ती जो है पांचवे बनते हैं। फिर उसके बाद फिर मोहम्मद हिदायतुल्ला, तो मोहम्मद हिदायतुल्ला बनते हैं। उसके बाद फिर वेंकट रमन बनते हैं, वेंकट रमन। फिर शंकर दयाल बनते हैं। उसके बाद के आर नारायणन बनते हैं, नारायणन। फिर कृष्णकांत बनते हैं। फिर भैरव सिंह शेखावत बनते हैं। उसके पश्चात मोहम्मद हामिद अंसारी, हामिद अंसारी फिर बनते हैं। 2007 से 2017 तक के रहते हैं मोहम्मद हामिद अंसारी। उसके बाद वेंकैया नायडू, आप जान रहे हैं इधर का वेंकैया नायडू। उसके पश्चात फिर अभी जो वर्तमान में है जगदीप धनखड़। ठीक, तो इतने जो है टोटल 14 अभी तक के उपराष्ट्रपति बने हैं। तो सभी का हम याद किए थे, जिसमें पहले जो थे सर्वपल्ली राधाकृष्णन, वो जो है 2 बार रहे हैं लगातार, 2 बार 10 साल तक। और वही मोहम्मद अंसारी, ये 2 व्यक्ति जो है 2 बार रहे हैं लगातार उपराष्ट्रपति के पद पर। तो ये सब मैं आपको पढ़ा दिया हूँ, आप एक बार जाके देख लीजिए, उससे जो है आपका एक बार रिवाइज हो जाएगा पूरा। तो चलिए यहाँ हम देखते हैं। तो हम अभी जैसे कि चर्चा की है उसके आधार पर अगर हम सुमेलित करें तो इनमें से नाम से आपको पहचानना है। तो पहले किनका किनका नाम आया, तो देखिए वीवी गिरी तीसरे नंबर के हैं, तो तीसरे नंबर के हैं, इनका नाम आया था। तो इनका देखिए क्रम के आधार पर आप जो है अब देख सकते हैं ईयर में सबसे पहले किनका है, इनका 1967 से 68 से 69 तक की जो है वीवी गिरी रहते हैं। ठीक, उसके बाद फिर देखिए जो नाम दिया गया है उसके अनुसार जो है उसके बाद कौन से हो जाएंगे, के आर नारायणन। तो के आर नारायणन ये जो है कौन से क्रम के थे, तो ये जो है 9वें क्रम के थे। ठीक, तो ये 9वें क्रम के थे के आर नारायणन। तो इनका कार्यकाल 92 से 97, 1992 से 97 तक रहता है के आर नारायणन का। उसके पश्चात देखिए इसमें कौन सा आएगा, भैरव सिंह शेखावत। तो भैरव सिंह शेखावत का कार्यकाल कब तक रहेगा, 2002 से लेकर के 7 तक के। ठीक, 2002 से लेकर के 7 तक के। और उसके बाद मोहम्मद अंसारी, मोहम्मद अंसारी का कार्यकाल 2007 से लेकर 17 तक के, 10 साल का इनका भी कार्यकाल था। तो ये हम देख चुके हैं, आप एक बार जाके वीडियो देख सकते हैं, इसके आधार पर आप बन जाएगा। तो इस आधार पर जो है ऑप्शन 1 2 3 4 ही इसका हो जाएगा। तो 1 2 3 4 किसमें दिया गया है, तो ऑप्शन बी में। चलिए अब अगला देखिए, किस संविधान संशोधन द्वारा संपत्ति के मूल अधिकार को विधिक अधिकार में परिवर्तित किया गया था। तो ये सबको पता होगा, पहले संपत्ति का अधिकार जो है मूल अधिकार था आर्टिकल 31 के तहत। ठीक, अगर आर्टिकल 31 में जो है शामिल था मूल अधिकार के रूप में, इसे जो है मूल अधिकार को 44वें संविधान संशोधन के तहत, 44वें संविधान संशोधन इस समय जो है जनता सरकार की सरकार थी, जनता पार्टी की सरकार था, जनता पार्टी था, उनका सरकार था। 44वें संविधान संशोधन के द्वारा उनके किया गया। और जो 31वें संविधान मूल अधिकार था संपत्ति का अधिकार, उसे जो है परिवर्तित करके क्या कर दिया गया है, उसे एक विधिक अधिकार बना दिया गया है। तो वो अभी अनुच्छेद 300 कम है संपत्ति का अधिकार, जो किसमें है, विधिक अधिकार के रूप में शामिल है। ठीक, चलिए अब अगला प्रश्न देखिए, यहाँ आपको जो है कथन दिए गए हैं उसमें आपको सत्य कथन बताना है। तो देखिए फिर से यह उपराष्ट्रपति से संबंधित प्रश्न है। तो आप उपराष्ट्रपति अगर पूरा पढ़ना चाहते हैं तो आप जाके वीडियो देख सकते हैं, पूरा वीडियो आपका डला हुआ है। ठीक, तो यहाँ सत्य कथन पहचानना है आपको। उपराष्ट्रपति को पद से हटाने का प्रस्ताव केवल राज्यसभा में लाया जाता है। तो ये सही है, क्योंकि उपराष्ट्रपति पदेन रूप से जो है राज्यसभा के सभापति होते हैं, इसलिए उनको हटाने का प्रस्ताव भी सिर्फ उप राज्यसभा में ही लाया जाता है। ठीक, उपराष्ट्रपति का पद रिक्त होने पर चुनाव कराने की कोई नियमित तय सीमा नहीं है। तो कोई भी नियमित तय सीमा नहीं है। तो ये भी सही है। ये क्या कहा गया है संविधान में, इनके लिए कोई भी अगर उपराष्ट्रपति का पद खाली है तो यथाशीघ्र जो है चुनाव कराया जाएगा, इनके लिए कहा गया है। परंतु कोई सीमा नहीं बताया गया कि इतने दिन के अंदर कराया जाएगा करके। ठीक, जैसे राष्ट्रपति के लिए है कि 6 माह के अंतर्गत जो है राष्ट्रपति का चुनाव करा के नया राष्ट्रपति जो है, राष्ट्रपति का पद खाली होता है तो नए राष्ट्रपति के लिए जो है 6 माह के समय रहता है, 6 माह के अंदर कराना पड़ता है। परंतु उपराष्ट्रपति के लिए ऐसा कोई सीमा तय नहीं किया गया है, यह जो है यथाशीघ्र करके लिखा गया है। ठीक, तो दोनों कथन सत्य हो जाएगा। चलिए अब हम देखते हैं, निम्न कथनों पर विचार कीजिए और सत्य कथन का चयन कीजिए। तो सत्य कथन आपको बताना है। तो देखिए, भारतीय संविधान में वर्तमान स्थिति में एकल नागरिकता का प्रावधान है। तो भारतीय संविधान में एकल नागरिकता का प्रावधान है, तो ये जो है सही है, नागरिकता के संबंधित है। नागरिकता किसमें दिया गया है, भाग 2 में दिया गया है। और कौन से आर्टिकल से कौन से आर्टिकल तक, तो 5 से लेकर के 11 तक के नागरिकता की चर्चा किया गया है। तो नागरिकता भी इस बार चर्चा में रहा है, तो ये भी टॉपिक जो है इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो देखिए अब देखिए, इसमें पहला तो गलत हो गया, सत्य कथन पूछा गया है, सॉरी पहला जो है सत्य हो गया, सत्य पूछा गया है तो एकल नागरिकता है हमारे भारत में। तो ठीक, तो ये भी जो है सही है। देखिए, नागरिकता के संबंध में विधि निर्माण अधिकार का वर्णन अनुच्छेद 13 में दिया गया है। तो देखिए, नागरिकता संबंधी प्रावधान ही 5 से लेकर के 11 तक है। तो इसे किसमें दिया गया है, 11 में दिया गया है। आर्टिकल 11 में संसद को शक्ति दिया गया है कि वे जो है नागरिकता संबंधी जो कानून है वे बनाएंगे करके। तो ये जो है क्या हो जाएगा, ये कथन असत्य हो जाएगा। उसके बाद देखिए, संसद द्वारा नागरिकता के संबंध में सर्वप्रथम भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 पारित किया गया था। तो ये सही है। भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 जो है पहला कानून है जो नागरिकता संबंधी प्रावधान करता है। ठीक, तो ये भी कथन सही है। तो 1 और 3 जो है सत्य हो जाएंगे। तो ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा।
चलिए अब अगला देखिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए एवं सत्य कथन का चयन कीजिए। फिर आपको सत्य कथन बताना है। तो देखिए कथन क्या क्या दिए गए हैं। किसी व्यक्ति को मंत्रिपरिषद का सदस्य बनने के लिए आवश्यक है कि वह संसद का किसी भी सदन का सदस्य हो। उसके बाद अगला देखिए, यदि कोई व्यक्ति मंत्री बनते समय संसद का सदस्य नहीं है तो उसे 1 महीने के अंदर संसद का सदस्य बनना अनिवार्य होता है। मंत्री की नियुक्ति में राष्ट्रपति का निर्णय अंतिम होता है। तो यहाँ पूछा है सत्य कथन, तो यहाँ सत्य कौन सा होगा। तो यहाँ जो है कोई भी सत्य नहीं है। तो सत्य क्यों नहीं है, देखिए पहला में दिया गया है, क्या कहा गया है पहला में, तो इसमें से कोई भी सत्य नहीं है। तो पहला में क्या कहा गया है, पहले में कहा गया है मंत्रिपरिषद का सदस्य बनने के लिए वह संसद का सदस्य होना अनिवार्य है। तो यह सही नहीं है। संसद में किसी भी सदन का सदस्य होना अनिवार्य नहीं है। अगर कोई व्यक्ति संसद का मंत्री बनना चाहता है मंत्री, तो वह जो है उसके पास 6 माह का समय रहता है। यहाँ 1 महीना लिखा है, इसके जगह में 6 माह रहेगा। ठीक, तो 6 माह के अंदर उन्हें संसद के किसी भी सदन का सदस्य बनना होता है। ठीक, बनना अनिवार्य होता है 6 माह के अंदर। परंतु स्टार्टिंग में कोई अन्य व्यक्ति को भी बनाया जा सकता है जो दोनों सदनों के सदस्य नहीं है। 6 माह के अंदर 6 माह का समय दिया जाएगा उनको किसी भी सदन के सदस्य बनने के लिए। ठीक, तो ये जो है दोनों गलत हो गए। और तीसरा तो क्यों गलत है, मंत्रियों की नियुक्ति में राष्ट्रपति का निर्णय अंतिम होता है। तो ये गलत है। मंत्रियों की नियुक्ति का निर्णय जो है कौन लेते हैं, प्रधानमंत्री के द्वारा जो है इनकी नियुक्ति का निर्णय लिया जाता है। हालांकि जो है नियुक्ति जो है प्रधानमंत्री की सलाह पे जो है राष्ट्रपति द्वारा उनकी नियुक्ति किया जाता है। ठीक, तो ये हो गया, इनका सभी कथन जो है असत्य हो जाएगा। तो ऑप्शन डी इसका उत्तर हो गया। चलिए अब अगला देखते हैं, भारतीय संविधान में उपराष्ट्रपति को कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करने हेतु किस अनुच्छेद के तहत सशक्त किया गया है। तो देखिए मैं आपको बता रहा हूँ बार बार कि उपराष्ट्रपति इस बार बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो इसे आप पढ़ लीजिएगा। मैं वीडियो बना के डाल भी दिया था इसीलिए। तो देखिए इसके संबंध में जो प्रक्रिया इस अनुच्छेद कौन से अनुच्छेद में कहा गया है कि भारतीय संविधान के उपराष्ट्रपति को कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करने हेतु किस अनुच्छेद के तहत सशक्त किया गया है। तो यह किस में कहा गया है, तो सभी को पहले अनुच्छेद को चलिए समझ लीजिए। तो इनका जो है अनुच्छेद कहाँ से स्टार्ट होता है, उपराष्ट्रपति का 62 से लेकर के 67 तक के इनके संबंध में जो है महत्वपूर्ण चर्चा जो है 62 से 67 तक के देखने को मिलता है। ठीक, 68-69 में भी देखने को मिलेगा, 68 और 69 तक के। ठीक, तो पहले जो है इतना को देख लीजिए, जो दिया है उससे पहले देख लीजिए, बाकी आपको वीडियो में मिल जाएगा। तो अनुच्छेद 62 में क्या है, यहाँ जो है उपराष्ट्रपति का पद दिया हुआ है। तो उपराष्ट्रपति का पद जो है 62 में दिया गया है। ठीक, तो उपराष्ट्रपति के पद वरीयता क्रम में दूसरे नंबर में रहते हैं। राष्ट्रपति के बाद दूसरा नंबर है वरीयता क्रम में। उसके बाद अनुच्छेद 63 में क्या दिया गया है, इसमें दिया गया है कि कहा गया है कि उपराष्ट्रपति जो है राज्यसभा के पदेन सभापति होंगे। तो राज्यसभा के पदेन सभापति होंगे उपराष्ट्रपति। तो यह किसके कहा गया था, 63 में कहा गया है। और वही अनुच्छेद 64 में क्या कहा गया है कि अनुच्छेद 64 में प्रावधान किया गया है किस चीज के लिए, कि इनकी जो है उपराष्ट्रपति इनके संबंध में जो है सॉरी थोड़ा सा मिस्टेक हो गया कि ये 62 से स्टार्ट नहीं होता है। 62 तक तो जो है राष्ट्रपति के संबंध में है, 62 तक राष्ट्रपति के संबंध में है। उसके बाद 63 से स्टार्ट होता है। तो 63 से जो है उपराष्ट्रपति का है, 63, 64, 65, 66 और 67 तक को। 63 में दिया गया है राष्ट्रपति का पद। उसके बाद 64 में दिया गया है राष्ट्रपति जो है सभापति होंगे कहाँ के, राज्यसभा के पदेन रूप से सभापति होंगे। उसके बाद 65 में क्या दिया गया है, तो 65 में दिया गया है इनके संबंध में जो राष्ट्रपति की रिक्ति होता है, राष्ट्रपति की अगर रिक्ति होता है तो उनकी जगह में कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करेंगे। तो जो हमारे प्रश्न में पूछा गया है कार्यवाहक राष्ट्रपति का कार्य जो है किस अनुच्छेद के तहत किया जाता है, तो वह है अनुच्छेद 65। ठीक, तो यह दिया गया है 65 में। और वही 64 में क्या दिया गया है, राष्ट्रपति जो है उपराष्ट्रपति जो है राज्यसभा के पदेन सभापति होंगे। ठीक, चलिए तो अगला देखिए आप, अगला है 20वां प्रश्न में दिया गया है मंत्री पदस्थ के। तो ये एक कथन है, ये किनके द्वारा दिया गया सिद्धांत है ये बताना है आपको। मंत्री परिषद के सदस्य एक साथ तैरते हैं और एक साथ ही डूबते हैं। उपरोक्त कथन सामूहिक उत्तरदायित्व के सिद्धांत पर किसके द्वारा कहा गया है। तो यह जो है मंत्री परिषद के सदस्य एक साथ तैरते हैं और एक साथ डूबते हैं, यह कथन जो है किनके द्वारा किया गया है, मार्ले। तो मार्ले द्वारा कहा गया था यह कथन किनके संबंध में, सामूहिक उत्तरदायित्व के सिद्धांत के संबंध में। चलिए अगला प्रश्न देखिए, यहाँ आप क्या बताना है, सत्य कथन। तो चलिए कथनों को पढ़िए। स्वतंत्र भारत के प्रथम रक्षा मंत्री सरदार बलदेव सिंह थे। तो सरदार बलदेव सिंह रक्षा मंत्री थे पहले स्वतंत्र भारत के, सही है ये। स्वतंत्र भारत के गठित प्रथम मंत्रिमंडल के प्रधानमंत्री सहित कुल संख्या जो है 26 कहा गया, तो कुल संख्या 26 सदस्य थे। तो ये जो है गलत हो जाएंगे। मंत्रिमंडल सहित जो पूरा प्रधानमंत्री सहित मंत्रिमंडल की कुल संख्या थी वह जो है 36 था। ठीक, जो मेन मंत्री थे उनकी संख्या जो है 14 थे, मेन मंत्रियों की संख्या 14 और राज्य मंत्री वगैरह करके जो है टोटल मंत्रिमंडल की संख्या जो है टोटल 36 थे। ठीक, मंत्रिमंडल के गठन हेतु विभागों का बंटवारा प्रधानमंत्री द्वारा किया जाता है। तो ये भी सही है, मंत्रिमंडल गठन में विभाग का बंटवारा प्रधानमंत्री करते हैं। तो कौन कौन से सही हो जाएगा, 1 और 3 जो है सही है। तो ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो गया।
चलिए अब अगला देखिए, अगले प्रश्न में भी सत्य कथन आपको बताना है। तो पहला कथन दिया गया है, 92वें संविधान संशोधन 2003 द्वारा मंत्रिपरिषद के प्रधानमंत्री सहित सदस्यों की कुल सदस्य संख्या के 15% से अधिक नहीं होने का प्रावधान किया गया है। तो देखिए 2003 में किया गया था, परंतु यह 91वें संविधान संशोधन नहीं था। तो ये जो है 92वें संविधान संशोधन नहीं था, यह जो है 91वें संविधान संशोधन था। ठीक, तो याद रखेंगे 91वें संविधान संशोधन में किया गया था। वही 92वें संविधान संशोधन में जो है, जो 8वीं अनुसूची है उसमें जो है भाषा जोड़े गए थे, तो उसमें जो है 4 भाषा को जो है जोड़ा गया था। ठीक, तो ये जो है अलग है। उसके बाद देखिए अनुच्छेद 75(3) में मंत्रिपरिषद में लोकसभा के प्रति सामूहिक उत्तरदायित्व का वर्णन मिलता है। तो 75(3) में ही कहा गया है मंत्रिमंडल परिषद जो है लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायित्व होंगे। तो सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायित्व रहेंगे और व्यक्तिगत रूप से जो है राष्ट्रपति के ऊपर दायित्व रहते हैं, उत्तरदायित्व रहते हैं। ठीक, तो यह जो किसमें कहा है, 75(3) में कहा गया है। उसके बाद देखिए सामूहिक उत्तरदायित्व के सिद्धांत के अनुसार संपूर्ण मंत्रिपरिषद को एक इकाई के रूप में माना गया है। तो सभी को क्या माना गया है, एक इकाई माना गया है। तो यह भी जो है सही है। तो 2 और 3 इसका सही हो जाएगा और एक जो है गलत, क्योंकि ये जो है 91वें संविधान संशोधन में कहा गया था। प्रधान जो 15% का प्रधान था मंत्रिमंडल की संख्या, वह जो है 91वें संविधान संशोधन में किया गया था। ठीक, तो इसका आंसर 2 और 3 सही हो जाएंगे। चलिए अब अगला प्रश्न देखिए, यहाँ भी आपको पूछा गया है सत्य कथन। तो आपको यहाँ भी आपको सत्य कथन पहचानना है। देखिए भारत सरकार के प्रथम विधि अधिकारी को महान्यायवादी कहा जाता है। तो ये सही है, महान्यायवादी कहा जाता है, या अंग्रेजी में कहे तो अटॉर्नी जनरल कहा जाता है प्रथम विधि अधिकारी को। महान्यायाधीश का वर्णन संविधान के भाग 6 में किया गया है। तो ये गलत है। इनका वर्णन जो है भाग 5 में मिलता है। भाग 5 के कौन से आर्टिकल में, अनुच्छेद 76 में। तो अगला वही स्टेटमेंट है, महान्यायाधीश का वर्णन जो है संविधान के अनुच्छेद 76 में प्राप्त होता है। तो ये जो है सही हो जाएगा। तो कौन कौन से सही है, 1 और 3 जो है सत्य कथन है और 2 गलत है, क्योंकि भाग 5 में इनका वर्णन है अनुच्छेद 76 में। ठीक, तो 1 और 3 जो है इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए। चलिए अब अगला देखिए, निम्नलिखित कथन पर विचार करके सत्य कथन की चयन करना है, असत्य कथन की चयन करना है। तो असत्य कथन कौन सा है देखिएगा, मंत्रिपरिषद का कोई मंत्री अपना त्याग पत्र केवल प्रधानमंत्री को संबोधित करके दे सकते हैं। तो प्रधानमंत्री को संबोधित करके दे सकते हैं, असत्य बोला गया है, याद रखेंगे। तो ये जो है गलत है। कोई भी त्याग पत्र अगर मंत्री को देना है तो प्रधानमंत्री को नहीं, वो जो है राष्ट्रपति को देते हैं, क्योंकि उनकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है प्रधानमंत्री की सलाह पर। तो कोई भी मंत्री करेंगे तो किन्हें देंगे, राष्ट्रपति को ही जो है अपना त्याग पत्र देंगे। उसके बाद देखिए, मंत्रिपरिषद का कोई मंत्री अपना त्याग पत्र केवल राष्ट्रपति को संबोधित, तो अगले स्टेटमेंट ही वही कह दिया गया है। तो ये जो है सही हो जाएगा, ये जो है सही आंसर हो जाएगा। ठीक, तो ये जो है सही कथन है। मंत्रिपरिषद का कोई सदस्य अपना त्याग पत्र प्रधानमंत्री की अनुपस्थिति में गृह मंत्री को दे सकते हैं। तो ये जो है गलत है, क्योंकि प्रधानमंत्री को देते ही नहीं है त्याग पत्र, तो अनुपस्थिति की बात ही नहीं उठता। ठीक, तो ये जो है दोनों गलत हो जाएंगे, 1 और 3 जो है गलत। तो असत्य पूछा गया है, तो असत्य 1 और 3, तो ऑप्शन ए इसका आंसर हो जाएगा। चलिए अब अगला देखिए, यहाँ आपको असत्य कथन बताना है। असत्य कथन, प्रधानमंत्री अपना त्याग पत्र राष्ट्रपति को देते हैं। तो प्रधानमंत्री अपना त्याग पत्र राष्ट्रपति को देते हैं, ये जो है सही है। राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र प्रधानमंत्री को देते हैं, ये गलत है। राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र उपराष्ट्रपति को देते हैं और उपराष्ट्रपति अपना त्याग पत्र राष्ट्रपति को देते हैं। ठीक, प्रधानमंत्री के पद के लिए न्यूनतम आयु 35 वर्ष है। तो प्रधानमंत्री के लिए 35 वर्ष नहीं 25 वर्ष है। तो लोकसभा का सदस्य बनने के लिए भी 25 वर्ष का रहता है। तो वही उम्र जो 25 वर्ष का है वही प्रधानमंत्री बनने के लिए होता है। ठीक, उसके बाद देखिए 35 वर्ष किनके लिए होता है, ये जो है राष्ट्रपति के लिए रहता है। ठीक, तो यहाँ जो है कौन से असत्य पूछे गए हैं, तो जो है लास्ट वाला सत्य हो जाएगा, और कौन सा दूसरा और तीसरा जो है असत्य कथन है। तो केवल सी जो है आंसर इसका सही उत्तर है। चलिए अब अगला देखिए, भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों की अवधारणा किस देश से ग्रहण किया गया है। तो भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार की कहां से लिया गया है, अमेरिका के संविधान से। आप सबको पता होगा, अमेरिका के संविधान से जो है मौलिक अधिकार लिए गए हैं। चलिए अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता भारतीय एवं अमेरिकी संघ दोनों में एक समान है। तो भारतीय और अमेरिकी संघ दोनों में कौन कौन सी विशेषता, दोहरी नागरिकता। तो ये दोहरी नागरिकता हमें अमेरिका में देखने को मिलता है, अमेरिका में, यूएसए में दोहरी नागरिकता है। एकल नागरिकता हमारे भारत में है। तो ये दोनों तो अलग हो गए, तो ये दोनों तो आंसर हो ही नहीं सकते हैं। तो इसका आंसर हो गया सी, एकल नागरिकता। तो एकल नागरिकता क्यों कहा जा रहा है, देखिए हमारे जो भारत में है सर्वोच्च संविधान होता, सर्वोच्च जो है क्या होता है, नागरिकता में सर्वोच्च संविधान है, और इसका जो है उच्च न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय जो है जिसका प्रमुख रहता है, उसके अंदर ही सारी जो न्याय किए जाते हैं उसी के अंदर। तो ऊपर तक जो है केंद्रीय न्यायालय का गठन किया गया है यहाँ। तो वैसे केंद्रीय उच्च न्यायालय का गठन जो है अमेरिका में भी देखने को मिलता है। तो ये एकल नागरिकता की जो प्रणाली है भारत में भी है, अमेरिका में भी है। तो ये जो है समान है।
चलिए अगला देखिए, निम्न में से कौन से अधिकार राष्ट्रपति को प्राप्त नहीं है? तो राष्ट्रपति को प्राप्त नहीं है, ये बताना है। तो प्रधानमंत्री की नियुक्ति तो राष्ट्रपति द्वारा ही किया जाता है। देश के किसी भाग में आपातकाल का लागू करना, तो ये आपातकाल भी राष्ट्रपति द्वारा किया जाते हैं। महान्यायवादी की नियुक्ति, तो महान्यायवादी की नियुक्ति राष्ट्रपति ही करते हैं। और महान्यायवादी के लिए कोई वेतन भत्ते निर्धारित नहीं होते हैं, राष्ट्रपति जो है अपने इच्छा से जितना अगर देना चाहे तो वो जो है उतना प्रदान करके दे सकते हैं। ठीक, उसके बाद देखिए चौथा, किसी मंत्री को पद से हटाना, तो ये जो है गलत है। किसी मंत्री को पद से हटाने का कार्य जो है मंत्री किनका है? मंत्री को पद से हटाने के लिए प्रधानमंत्री ही हटा सकते हैं किसी मंत्री को पद से। ठीक, चलिए अब अगला देखिए, निम्नलिखित कथन पर विचार करके सत्य कथन बताना है आपको। तो सत्य कथन बताना है। इस कथनों में प्रधानमंत्री की नियुक्ति का वर्णन संविधान के अनुच्छेद 75(1) में किया गया है। तो इनका वर्णन किसमें किया गया है? 75(1) में। सही कथन है ये। श्रीमती इंदिरा गांधी जी प्रथम बार प्रधानमंत्री बनी थी तब वह जो है राज्यसभा की सदस्य थी। तो पहली बार जब बनी थी तब वो जो है राज्यसभा की सदस्य थी, तो ये जो है सही है। उसके बाद में जो है रायबरेली से उनके द्वारा जो है चुनाव लड़के जीता जाना था। रायबरेली जो है उनका क्षेत्र था। उसके बाद देखिए, प्रधानमंत्री की पदअवधि का वर्णन अनुच्छेद 75(2) में किया गया था। तो 75(2) में जो है इनकी पदअवधि दिया गया है। ठीक, 75(3) में क्या दिया गया है उसे हम भी देखे हैं, आप कमेंट करके बताएं क्या दिया गया है। हम अभी ऊपर में जस्ट देखे थे। ठीक, तो ये जो क्या है 75(2) में क्या है पदअवधि को दिया गया है। चलिए अब अगला देखिए, अगला प्रश्न में सत्य कथन बताना है आपको। यहाँ सत्य कथन कौन कौन से होंगे पहचानिएगा। तो सबसे पहले देखिए, भारत के महान्यायवादी को केवल भारत के उच्च न्यायालय में सुनवाई करने का अधिकार होता है। तो ये जो है उच्च न्यायालय में सुनवाई करने का अधिकार केवल लिखा गया है, तो ये जो है गलत है। दूसरा देखिए, महान्यायवादी को यह अधिकार है कि वह संसद के दोनों सदन में कार्यवाही में भाग ले सकते हैं। तो ये जो है बिल्कुल सही है। जो है किसी भी विभाग में भाग लेते हैं, जो है संसद के दोनों सदन में भाग ले सकते हैं। महान्यायवादी को यह अधिकार है कि भारत के वह संसद के किसी भी सदन में अपने विचार व्यक्त कर सकते हैं। तो ये 2 और 3 सही है, और एक गलत क्यों है देखिए। तो गलत क्यों है? तो महान्यायवादी के लिए क्या होता है कि वो केवल भारत के उच्चतम न्यायालय की नहीं, जबकि वो जो है सभी न्यायालय में, चाहे वे हाई कोर्ट रहे या अधिनिस्थ न्यायालय रहे या जिला न्यायालय रहे, इन सभी में जो है वे जो है सुनवाई कर सकते हैं। देखिए, भारत के अंदर आने वाले सभी न्यायालय के अंदर जो है वे सुनवाई कर सकते हैं। ठीक, और वही जो है राज्य के जो महाधिवक्ता होते हैं राज्य में, जैसे महान्यायवादी होते हैं भारत के विधिक सबसे जो विधि अधिकारी होते हैं प्रथम विधि अधिकारी, वैसे ही राज्य में होते हैं महावादी प्रथम विधि अधिकारी। उनके लिए जो उच्च स्तर पर होता है हाई कोर्ट, तो हाई कोर्ट स्तर जो है उच्चतम स्तर है जहां तक कि वे सुनवाई कर सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट में वे नहीं कर सकते, उच्च कोर्ट तक कर सकते हैं, और उसके नीचे आने वाले सभी न्यायालय में कर सकते हैं। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हो गया, अधीनस्थ न्यायालय, सभी में कर सकते हैं। ठीक, तो इन कॉमन फैक्ट को आपको याद रखना है। चलिए अब अगले देखिए, अब भारत एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है, इस कथन का क्या तात्पर्य होगा? तो धर्मनिरपेक्ष राज्य है, इसका कथन का तात्पर्य है भारत का राज्य स्तर पर कोई धर्म नहीं है। तो भारत राज्य का कोई धर्म नहीं है, इनके राज्य स्तर पर कोई धर्म को ऐसा धर्म नहीं माना गया है। ठीक, इसलिए जो है धर्मनिरपेक्ष है। अगला देखिए, ये जो है निम्नलिखित कथन पे सत्य कथन की पहचान करना है। तो सत्य कथन का चुनाव कीजिए। देखिए, संविधान सभा द्वारा हाथी को प्रतीक चिन्ह के रूप में स्वीकार किया गया था, तो ये सही है। मुहर में प्रतीक चिन्ह के रूप में जो है सबसे पहले हाथी को स्वीकार किया गया था, तो ये पहला जो है सही है। अगर देखिए, प्रेम बिहारी दूसरा बाघ को प्रतीक के रूप में स्वीकार किया गया था, तो ये गलत है। हाथी को जो है स्वीकार किया गया था। अगर देखिए, प्रेम बिहारी नारायण राय जायदा भारतीय संविधान के प्रमुख सुलेखक हैं। तो जो भारतीय संविधान है वो पहली बार लिखा गया था प्रेम बिहारी नारायण राय जायदा द्वारा, तो इन्हीं के द्वारा लिखा गया था। और कौन से भाषा में? इंग्लिश भाषा में लिखा गया था। सबसे पहले जो है अंग्रेजी में संविधान को प्रेम बिहारी नारायण राय जायदा द्वारा लिखा गया था। चलिए अब अगला देखिए, 26 नवंबर 1949 इस दिन जो है क्या हुआ था? संविधान को जो है सबसे पहले लिख के तैयार किया गया था, तो इसे जो है सबसे पहले अपनाया गया था, अंगीकृत किया गया था। 26 नवंबर 1946 को अपनाए गए संविधान में कितने अनुच्छेद और अनुसूचियां थी? तो कितने अनुच्छेद थे? 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां। बाद में 4 अनुसूची और जुड़ते हैं। तो 9वां अनुसूची कब जुड़ता है? 91वें संविधान संशोधन, पहले संविधान संशोधन के तहत जुड़ा जाता है 1951 में, पहले संविधान संशोधन के तहत। और जो है उसके बाद 10वां संविधान संशोधन जो है 10वां अनुसूची कब जोड़ा जाता है? 52वें संविधान संशोधन के तहत। उसके बाद 11वां संविधान संशोधन, और 10वें में क्या 9वें में क्या दिया गया है? भूमि सुधार संबंधित जो कानून है वे। और 10वां में दल बदल संबंधित कानून दिया गया है। 11वें में पंचायती राज दिया गया है, या 73वें संविधान संशोधन में जोड़ा गया। और 12वां जो है अनुसूची जो है वे जो है 74वां संविधान संशोधन में जोड़ा गया था। इसमें नगरीय निकाय संबंधित प्रावधान दिए गए हैं। तो ये सभी हैं। उसके बाद चलिए अगला प्रश्न दिया गया है, संविधान सभा के गठन के संबंध में निम्नलिखित कथन पर विचार कर सत्य कथन आपको बताना है। तो संविधान सभा के गठन, तो संविधान सभा की कुल संख्या जो है सदस्यों की कुल संख्या 389 थी। 389 जो है कुल सदस्य थे संविधान सभा में, तो ये सत्य है।
प्रांत एवं देशी रियासतों को उनकी जनसंख्या के अनुपात में सीट का आवंटित किया गया था। तो ये भी सही है, जनसंख्या के अनुपात में दिया गया था। कितना में? 10 लाख जनसंख्या में जो है एक प्रतिनिधि को दिया गया था। तो 10 लाख में एक, तो 10 लाख में एक प्रतिनिधि का दिया गया था। उसके बाद देखिए, देशी रियासतों के प्रतिनिधित्व का चयन ब्रिटिश प्रशासन द्वारा किया जाना था। तो ये जो है गलत है। जो ब्रिटिश देशी रियासत का प्रतिनिधि है उसका चयन जो है वो देशी रियासत के जो प्रमुख होते हैं, देशी रियासत के प्रमुख, उनके द्वारा चुना जाना था। ये इनमें कोई भी ब्रिटिश प्रशासन का कोई हस्तक्षेप नहीं था। तो कौन सा एक और दो जिसके सत्य हो जाएंगे? तो ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। चलिए अगला प्रश्न देखिए, 1927 में गठित साइमन आयोग का गठन भारत शासन के किस अधिनियम के अंतर्गत किया गया है? तो साइमन आयोग का गठन किसके तहत किया गया था? तो देखिए 1919 का जो भारत शासन अधिनियम आया था, तो इसी की समीक्षा करने के लिए 1919 के इस अधिनियम में ही किया गया था प्रावधान कि इसकी समीक्षा करने के लिए 10 वर्ष बाद जो है एक आयोग का गठन किया जाएगा, कहा गया था। ठीक, परंतु उस समय जो है आपातकाल जो है, उस समय युद्ध संकट आ गया था, द्वितीय विश्व युद्ध का संकट आने के लिए, और जो है शुरू में चुनाव वगैरह होना था कहाँ? ब्रिटेन में। उस समय जो है इलेक्शन था, इस कारण जो है क्या किया जाता है, इस जो है 1929 में जो आने वाला क्या था, साइमन कमीशन आने वाला था, उसे जो है पहले 1927 में जो है साइमन कमीशन को पहले गठित किया जाता है। तो यह जो है किसके संबंध में है? भारत शासन अधिनियम 1919 में इसका प्रावधान कर दिया गया था साइमन आयोग गठन के लिए। ठीक, चलिए अब अगला देखिए, भारतीय संविधान भारतीयों की इच्छा के अनुसार ही होगा। तो यह किनका कथन है, ये बताना है। भारतीय संविधान भारतीय की इच्छा के अनुसार होगा, तो यह जो है कथन महात्मा गांधी जी का है। तो महात्मा गांधी जी ने कहा था कि भारतीय संविधान भारतीयों की इच्छा अनुसार होना चाहिए। ठीक, चलिए फिर अगला प्रश्न देखिए, एक नागरिक के मूल कर्तव्यों में निम्न में से कौन सा कर्तव्य सम्मिलित नहीं है? तो कौन सा कर्तव्य सम्मिलित नहीं है आपको बताना है। तो देखिए, पहला है प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा और उसका संवर्धन। तो ये जो है, ये जो दिया गया है हमारे मूल कर्तव्य में, तो मौलिक कर्तव्य में जो है हमारा शामिल है प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा और उसका संवर्धन। दूसरा, स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को संजोए रखे, उनका पालन करे, ये भी दिया गया है हमारे मूल कर्तव्य में। अगला है अस्पृश्यता मिटाने का प्रयास। तो यह देखिए, यह जो है मूल कर्तव्य नहीं, ये जो है मूल अधिकार में दिया गया है। तो आर्टिकल कितना में दिया गया है? 17। तो आर्टिकल 17 में जो है अस्पृश्यता उन्मूलन की बात कहा गया था। अस्पृश्यता को, छुआछूत भेदभाव को दूर करने के लिए कहा गया है इसमें। तो ये जो है मौलिक अधिकार के संबंधित है, तो ये जो है इसका उत्तर हो जाएगा, नहीं है पूछा गया है क्योंकि। ठीक, चलिए अगला प्रश्न देखिए, भारत के संविधान के किस अनुसूची में विभिन्न राज्यों में अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन व नियंत्रण के लिए विशेष उपबंध किए गए हैं? तो अनुसूची कौन से अनुसूची में किया गया है? तो वह कौन सा है? 5वीं अनुसूची। तो 5वीं अनुसूची में किया गया है विभिन्न राज्यों में जो है अनुसूचित क्षेत्रों में, तो पूरे भारत के अलग सभी राज्यों के अनुसूचित क्षेत्र, इसमें जो है कितने 10 राज्यों के संबंध में किया गया है। तो 10 राज्यों को अनुसूचित क्षेत्रों के रूप में घोषित किया गया है। उन्हीं 10 राज्यों में प्रशासन की चर्चा जो है इसमें किया गया है 5वीं अनुसूची में। और वही 6वीं अनुसूची में कौन सा किया गया है? 6वीं अनुसूची के तहत जो है असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम, इन जो है 4 राज्यों के अनुसूचित क्षेत्रों में जो है प्रशासन की चर्चा किया गया। प्रशासन और नियंत्रण का उपबंध जो है 6वीं अनुसूची में देखने को मिलता है। ठीक, तो ये सभी प्रावधान आपको याद रखना है। चलिए अनुसूची और भी आगे एक प्रश्न और है अनुसूची से संबंधित। जब अगर देखिए, समान कार्य के लिए समान वेतन भारत के संविधान की सुनिश्चित किया गया है। तो समान कार्य के लिए समान, या किसमें किया गया है? तो भारतीय संविधान के डीपीएसपी, तो राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में जो है समान कार्य के लिए समान वेतन, वो भी किसमें किया गया है? 39 में किया गया है। ठीक, चलिए अब अगला देखिए, यहाँ दिए गए हैं रीट और उनका जो है अर्थ, तो सभी रीट का आपको अर्थ को सम्मिलित करना है। ठीक, तो यहाँ रीट दिए गए हैं, तो रीट की चर्चा किसमें है? आर्टिकल 32 में है। इसे जो है संवैधानिक उपचारों का अधिकार कहा जाता है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। तो यह किसमें है? आर्टिकल 32 में। उसमें 5 रीट दिए गए हैं, 5 रीट दिए गए हैं। उन रीटों का अर्थ क्या है उसे समझिए। तो सबसे पहले देखिए, बंदी प्रत्यक्षीकरण। बंदी प्रत्यक्षीकरण का मतलब क्या होता है? इसमें जो है सशरीर उपस्थित होना रहता है। बंदी प्रत्यक्षण सशरीर, जैसे गिरफ्तार किया जाता है किसी बंदी को, उसी प्रकार पुलिस को आदेश दिया जाता है कि वे वैसी सशरीर उपस्थित करे। ठीक, उसके बाद देखिए दूसरा क्या है? परमादेश। तो परमादेश का अर्थ क्या होता है? हम इस परमादेश का अर्थ होता है हम आदेश देते हैं। तो इसका अर्थ है हम आदेश देते हैं, तो कोई भी आदेश दिया जाता है उसके लिए है ये। उसके बाद देखिए प्रतिषेध। प्रतिषेध का अर्थ होता है मना करना, प्रतिषेध का है मना करना। उसके बाद उत्प्रेषण। उत्प्रेषण का अर्थ होता है पूर्णतः सूचित कीजिए। तो पूर्णतः सूचित करने के लिए जो है उत्प्रेषण का प्रयोग किया जाता है। ठीक, तो उत्प्रेषण जो है पूर्णतः सूचित करने के लिए है। ठीक, तो इस प्रकार ये सब मिलित है। इसके अलावा जो 5वां रीट है वो कौन सा है? अधिकार पृच्छा। तो अधिकार पृच्छा, तो ये जो है 5वां रीट है। तो इसके अंतर्गत क्या किया जाता है? इसमें जो है कोई अगर अपने कर्तव्य के अलावा किसी और चीज को कार्य को कर रहा है, कोई सरकारी अधिकारी हो जो है अपने दायित्व को छोड़ किसी दूसरे के दायित्व को निभा रहा है, तो उनसे पूछा जाता है किस अधिकार से जो है आप ये कर रहे हैं करके। तो जो प्रश्न पूछा जाता है किस अधिकार से, यह जो है इसका अर्थ होता है अधिकार पृच्छा का।
ठीक, तो ये आप सम्मिलित कर सकते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखिए आप, यहाँ आपको सत्य कथन बताना है। तो इसमें सत्य कथन बताइएगा। सार्वजनिक उपक्रम समितियों के विचार का प्रतिपादन जेवी मावलंकर ने किया था। सार्वजनिक उपक्रम समिति के विचार का सबसे पहले प्रतिपादन जेवी मावलंकर द्वारा किया गया था। ये कथन जो है सत्य है। इस समिति को मूर्त रूप प्रदान करने के लिए कृष्ण मेनन की समिति का गठन किया गया था। तो कृष्ण मेनन की अध्यक्षता में कृष्ण मेनन समिति का गठन किया गया था, जिसे मूर्त रूप प्रदान करने के लिए। यह कथन भी सत्य है। इस समिति में कुल 22 सदस्य होते हैं, जिसमें 15 सदस्य राज्यसभा से और 7 सदस्य लोकसभा से होते हैं। तो ये जो है गलत हो जाएगा। इसमें टोटल 22 सदस्य तो होते हैं, परंतु जो 15 सदस्य रहते हैं वे कहाँ के, लोकसभा के होते हैं, और जो 7 सदस्य रहते हैं वे जो है राज्यसभा से रहते हैं। ठीक, तो यहाँ उल्टा दे दिया गया सदस्य की संख्या को, तो ये जो है तीसरा गलत हो जाएगा और 1 और 2 इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक, तो याद रखेंगे सार्वजनिक उपक्रम समिति के संबंध में। ठीक, जेवी मावलंकर जो पहले क्या थे, ये पहले लोकसभा अध्यक्ष हैं भारत के। कृष्ण मेनन की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया जाता है। ठीक, चलिए अब अगला देखिए, यहां भी असत्य कथन बताना है आपको। असत्य कथन पूछा गया है, याद रखेंगे। तो देखिए इसके संबंध में अगर आपको कुछ ज्यादा जानकारी नहीं है फिर भी आप बता सकेंगे। देखिए लोकसभा की नियम समिति का पदेन अध्यक्ष लोकसभा अध्यक्ष होता है। तो देखिए मैं पहले ही आपको बताया था, कोई भी नियम समिति बन रहा है किसी सदन के लिए, तो जैसे लोकसभा के लिए नियम समिति बनेगा, उसका अध्यक्ष जो है, जो लोकसभा के अध्यक्ष वही उसके अध्यक्ष रहेंगे। तो ये जो है सही है। वैसी संविधान सभा के जो नियम समिति बना था उसके अध्यक्ष जो है, उस सभा के जो है अध्यक्ष कौन से, राजेंद्र प्रसाद, तो वे जो है इसके अध्यक्ष थे। ठीक, तो यहाँ जो है पदेन रूप से अध्यक्ष जो है लोकसभा के अध्यक्ष रहेंगे, इस नियम समिति के अध्यक्ष रहेंगे। तो ये कथन सही है। यहाँ असत्य पूछा गया है, तो ऑप्शन के आधार पर इतना ही अगर पता है, आगे नहीं पता है आपको, तो भी आपका ऑप्शन के आधार पे बन जाएगा। देखिए अगर एक असत्य हो गया तो कौन सा, एक केवल एक पूछा गया है तो ये असत्य, एक केवल एक असत्य है, तो इसमें ये आंसर नहीं हो सकता असत्य में। उसके बाद इसका उपरोक्त भी नहीं हो सकता। अब दोनों में से किसी एक को। उसके बाद देखिए कार्य मंत्रणा समिति का गठन केवल लोकसभा में किया जाता है। सॉरी, तो पहला असत्य पूछा गया है, तो एक जो है सत्य हो गया ना, क्या हो गया, एक सत्य हो गया। तो एक जिस में दिया है उसका आंसर नहीं हो सकता। तो बी में भी दिया है, सी में भी दिया है, और उपरोक्त सभी मतलब इसमें भी दिया हुआ है, तो बी ए इसका आंसर हो जाएगा ऐसे ही। ठीक, तो ये जो है असत्य दिया गया है, इसलिए जो है आंसर हो जाएगा, क्योंकि एक जो है सत्य है। ठीक, तो एक केवल एक जो है, केवल 2 जिसका आंसर है, परंतु यह जो है इसके आधार पर पहले के आधार पर जो है बना सकते हैं। ठीक, अब देखिए क्यों जो है 2 आंसर है, तो देखिए 2 में क्या दिया गया है उसे देखिए। कार्य मंत्रणा समिति का गठन केवल लोकसभा में किया जाता है। तो कार्य मंत्रणा समिति का गठन केवल लोकसभा में नहीं, दोनों सदनों में किया जाता है। लोकसभा और राज्यसभा दोनों सदनों में किया जाता है कार्य मंत्रणा समिति का गठन। सदन में प्रस्तुत दस्तावेज संबंधित समिति का गठन सर्वप्रथम 1975 में हुआ था। तो ये सब फैक्ट है, इनको भी आप याद रख सकते हैं। तो सबसे पहले दस्तावेज संबंधित जो समिति था उसका गठन 1975 में पहली बार किया गया था। तो ये भी क्या हो जाएगा, ये भी सत्य हो जाएगा। तो ये सत्य है। कौन सा असत्य है, ये असत्य है, क्योंकि लोकसभा में सिर्फ नहीं होता है, दोनों में, लोकसभा और राज्यसभा दोनों में होते हैं। तो असत्य पूछा जाए केवल 2 इसका आंसर हो जाएगा। चलिए अब यहाँ आपको सुमेलित करना है। आर्टिकल दिए गए हैं, कुछ अनुच्छेद दिए गए हैं, उसके संबंधित प्रावधानों को सुमेलित करना है। तो किनसे संबंधित प्रावधान है, तो देखिए अनुच्छेद 13। तो अनुच्छेद 13(1) में क्या कहा गया है, इसमें क्या है, संविधान पूर्ण विधियों में सुरक्षा। तो संविधान की जो पूर्ण विधियों का सुरक्षा जो है दिया गया है इसमें। तो संविधान की सुरक्षा, इसमें विधि का जो है, विधि संबंधित जो परिभाषा दिया गया है वे सभी जो है इसमें दिया गया है 13(1) में। और बाकी जो इजी है उसे पहले मिला लीजिए आप, जो आपको पता है। जैसे आपको 16 पता होगा, 16 में क्या है, राज्य के अधीन सरकारी नौकरियों में अवसर की समानता दिया गया है, तो आपको पता है, तो इसके आधार पर मिला सकते हैं। और उसे 14 में क्या दिया है, विधि की समक्ष समानता। तो आपको जो पहले पता है उसको आप पहले मिला लीजिएगा। तो एक दो बी का जो है 1 हो जाएगा और सी का 3 हो जाएगा। इसी के आधार पर अगर आंसर मिल जा रहा है तो आपको आगे पढ़ने की जरूरत नहीं है। देखिए और उसके अलावा 16(4) में आपको प्रावधान दिया गया है, 16(4) के क में, कि बैकलॉग पदों में अनुसूचित जाति और जनजातियों के लिए आरक्षण। तो ये जो है आरक्षण की बात, इसी में जो अवसर की समानता देता है वही जो है सब क्लोज करके आरक्षण की बात किया गया है। तो इसमें बैकलॉग पदों के लिए अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए आरक्षण की बात जो है 16(4) में कहा गया है। फिर बच गया कौन सा, 13(1). तो इसमें क्या रहेगा, संविधान के पूर्व विधियों के सुरक्षा के लिए जो प्रावधान है वो 13(1) में दिया गया है। ठीक, अर्थात जब से संविधान लागू हुआ था उससे पहले के जो भी विधि थे वे जो है इसके अलावा कार्य नहीं करेंगे। उसके ऊपर कौन से रहेंगे, जो संविधान में जो विधि बने जाएंगे वह जो है उसके ऊपर रहेगा। यह प्रावधान 13 करता है। ठीक, चलिए उसके बाद देखिए अब अगला प्रश्न है, इसमें सत्य कथन बताना है। तो सत्य कथन पहचानना है। ग्राम पंचायत के गठन का वर्णन अनुच्छेद 40 में किया गया है, तो ये सही है। सहकारी समिति के गठन का प्रावधान अनुच्छेद 43 में किया गया है। तो देखिए इसमें जो है 43 में किया गया है। तो 43 जो है अलग अलग 3 पार्ट में बटा हुआ है, 43 क, ख, ग ऐसे करके है। तो 43 क में क्या कहा गया है, तो इसमें जो क्या रहते हैं, जो कारखाने वगैरह में है, तो कारखाने उद्योग वगैरह में जो मजदूर हैं उनकी जो है सहभागिता, तो मजदूरों की जो सहभागिता होता है उसे दर्शाया गया है। मजदूरों की सहभागिता को क में दर्शाया गया है। उसके बाद ख में जो है 43 ख में सहकारी समितियों के गठन का प्रावधान किया गया है। ठीक, तो ये याद रखेंगे आप, ख में किया गया है इसको, तो ये जो है गलत हो जाएगा। अनुच्छेद 39 क में के संबंध में समान न्याय
और निःशुल्क विधिक सहायता का वर्णन मिलता है। तो ये भी सही है। संबंध समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता का प्रावधान जो है 39 क में है। इसी के तहत जो है सभी राज्य और जिलों में जो है क्या बनाया जा रहा है, विधिक प्राधिकरण बनाया जा रहा है। ठीक, तो इसी के अनुसार जो है विधिक प्राधिकरण न्यायालय बना है अलग से, जहां फ्री में निःशुल्क जो है न्यायिक सहायता प्रदान किया जाता है। चलिए अब अगला देखिए 75 में इसमें सुमेलित क्या नहीं सुमेलित है पूछा गया है। तो जो दिए गए हैं अनुसूची और उनके संबंध में जो विषय है उसे दिया गया है, तो क्या सुमेलित नहीं है। तो देखिए 6वीं अनुसूची में हम देखे थे, 6वीं अनुसूची में 4 राज्यों कौन कौन से हैं, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। तो 4 राज्यों में जो है क्या किया गया है, इसमें जो है अनुसूचित क्षेत्रों में प्रशासन की जो है उपबंध किए गए हैं, प्रशासन और नियंत्रण के उपबंध। तो देखिए ये क्या कहा गया है, पूरे भारत में अनुसूचित क्षेत्रों में अनुसूचित जनजाति संबंधी उपबंध किए गए हैं। तो ये गलत है। तो ये उपबंध किसमें किया गया था, तो पूरे राज्यों के लिए जो है वह जो है 5 में, अनुसूची 5 में किया गया है। तीसरी अनुसूची में क्या दिया है, शपथ और प्रतिज्ञान के प्रारूप दिए गए हैं तीसरी में। 7वीं अनुसूची में शक्तियों का विभाजन किया गया है। तो 3 सूचियों में विभाजन किया गया है 7वीं अनुसूची में, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। 3 सूची का वर्णन किसमें है, ये 7वीं अनुसूची में। और दूसरी अनुसूची में क्या है, इसके अंतर्गत भारत के प्रमुख पदाधिकारियों का प्राप्त होने वाले वेतन एवं पेंशन, वेतन भत्ते एवं पेंशन का वर्णन जो है किसमें है, दूसरी अनुसूची में। तो एक बार चलिए सभी अनुसूची को 1 से लेकर 12 अनुसूची तक के हम पूरा सबको डिस्क्राइब कर लेते हैं, समझ लेते हैं। देखिए पहली अनुसूची क्या कहता है, पहली अनुसूची जो है इसमें जो है भारत के 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश, तो उसके आने वाले जितने भी क्षेत्र हैं उन सब का जो है वर्णन इसमें किया गया है। दूसरी अनुसूची हम अभी देखे हैं, दूसरी अनुसूची में क्या है, सभी पदाधिकारियों के वेतन भत्ते और पेंशन दिए गए हैं। तीसरी अनुसूची भी हम देख लिए, यहाँ तीसरी अनुसूची शपथ एवं प्रतिज्ञान दिया गया है। चौथी अनुसूची में क्या है, चौथी अनुसूची में जो है राज्यसभा सीट, तो राज्यसभा सीट का जो आवंटन है, किस राज्य के लिए कितना सीट आवंटित किया जाएगा उसका सूची दिया गया है चौथी अनुसूची में। फिर 5वीं अनुसूची हम देखें कि ये पूरे अनुसूचित क्षेत्रों में प्रशासन और नियंत्रण। 6वीं अनुसूची भी देख लिए, 4 राज्य के लिए कौन कौन से, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम के लिए। ठीक, तो ये 4 राज्यों के लिए है। उसके बाद फिर 7वीं अनुसूची देखें, इसमें जो है सूचियों का विभाजन, शक्तियों का विभाजन है। 3 सूची बनता है, राज्य, संघ और केंद्र की सूची, संघ और समवर्ती सूची। ठीक, और 8वीं अनुसूची, अब देखिए इसके आगे का हम देखते हैं। 8वीं अनुसूची में क्या किया गया है, भाषा, 22 भाषाओं को सूचीबद्ध किया गया है, 22 भाषाओं को सूचीबद्ध किया गया है 8वां अनुसूची में। उसके बाद फिर 9वां अनुसूची में, इसमें हम पहले देखे भी थे, इसमें 9वीं अनुसूची में क्या दिया गया है, जो भूमि सुधार संबंधी कानून है, और बहुत सारे कानून को इसमें डाला गया है, जिन कानूनों में जो है पूरा परिवर्तन नहीं किया जाएगा जब तक वह जो है किसको मौलिक जो मूलभूत सिद्धांत है, संविधान के जो आधारभूत सिद्धांत होते हैं उसे अगर हनन नहीं करता है तब तक जो है उसे परिवर्तन नहीं किया जा सकता। उसके बाद 10वीं अनुसूची में क्या है, दल बदल संबंधित कानून है, तो दल बदल संबंधित कानून को इसमें रखा गया है। उसके बाद जो है 11वीं अनुसूची में पंचायती राज दिया गया है, उससे संबंधित 29 विषयों को रखा गया है पंचायती राज संबंधित। और 12वीं अनुसूची में इसमें नगरीय निकाय संबंधित जो है 18 विषयों को रखा गया है। ठीक, तो ये सभी जो है अनुसूची अब देख लिए, 1 से लेकर के पूरा 12 अनुसूची तक के पूरा रिवाइज हो गया आपका। उसके बाद चलिए अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी समिति संसद के सेवा समितियों के अंतर्गत आती है, तो कौन से जो है इसके सेवा समितियों के अंतर्गत आएगी। देखिए तो आप नाम से यहाँ बता सकते हैं, अगर पढ़े भी नहीं है तो सेवा समिति के अंतर्गत कौन कौन आएंगे, तो वेतन एवं भत्ता एक सेवा का प्रकार है, आवास भी एक सेवा होता है, ग्रंथालय लाइब्रेरी भी सेवा है, सामान्य प्रयोजन समिति, तो सामान्य प्रयोजन समिति भी एक सेवा है। उसके बाद देखिए अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति समिति, तो ये कोई सेवा समिति नहीं है, यह किसके अंतर्गत आता है, यह जो है छानबीन समिति के अंतर्गत आता है। ठीक, छानबीन समिति के अंतर्गत आएगा अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति संबंधित प्रावधान को। ठीक, तो ये जो है इसका सही उत्तर कहा जाएगा 1 2 3 और 4, 1 2 3 और 4, ऑप्शन ए जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अब अगला देखिए, यहाँ आपको कथन में असत्य कथन पहचानना है, तो असत्य कथन आपको पहचानना है। तो देखिए लोकसभा अध्यक्ष का वर्णन अनुच्छेद 93 में किया गया है, तो अनुच्छेद 93 में लोकसभा अध्यक्ष का वर्णन किया गया है, ये सही कथन है। लोकसभा अध्यक्ष के चुनाव में संसद के सभी सदस्य भाग लेते हैं, तो संसद के सभी सदस्य जो है भाग लेते हैं, ये जो है गलत हो जाएंगे। तो संसद के सभी सदस्यों में लोकसभा भी आ जाता है और राज्यसभा भी आ जाता है संसद के सदस्यों में। ठीक, परंतु इसमें कौन भाग लेते हैं, लोकसभा अध्यक्ष चुनाव में सिर्फ लोकसभा के सदस्य भाग लेते हैं, राज्यसभा के सदस्य भाग नहीं लेते हैं, तो यह जो है गलत हो जाएगा असत्य कथन, तो यह असत्य कथन में लेना है आपको। ठीक, उसके बाद देखिए लोकसभा का अध्यक्ष अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को देते हैं, तो यह भी गलत है, क्योंकि लोकसभा का अध्यक्ष का जो त्यागपत्र है वो किन्हें दिया जाता है, लोकसभा के उपाध्यक्ष को त्यागपत्र देंगे, और उपाध्यक्ष अपना त्यागपत्र जो है लोकसभा के अध्यक्ष को देते हैं, तो ये भी गलत हो जाएगा। ठीक, तो 2 और 3 इसका गलत है, तो कौन सा आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी, 2 और 3 इसके असत्य कथन है। चलिए अब 3 क्वेश्चन बस और बचे हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए एवं सत्य कथन का चयन करना है, तो कौन कौन से कथन है, देखिए सत्य कथन बताना है आपको। नीति निर्देशक तत्वों को आयरलैंड के संविधान से लिया गया है, सही है, आयरलैंड के संविधान से। नीति निर्देशक तत्वों को संविधान की आत्मा जी आइंस्टीन द्वारा किया गया है, तो आइंस्टीन जो है प्रमुख लेखक है, संविधान से संबंधित पुस्तक लिखा गया है इनके द्वारा जो है नीति निर्देशक तत्वों को जो है संविधान का आत्मा कहा गया है। ठीक, और वही जो है अम्बेडकर के द्वारा किसे कहा गया है, जो 32 है
आर्टिकल 32 संविधान औपचारिक संविधानों का औपचारिक अधिकार औपचारिक ये जो है आर्टिकल 32 को कहा गया है संविधान की आत्मा। ठीक, और वही के मुंशी प्रेमचंद के द्वारा बाकी जो है उनके द्वारा क्या क्या है संविधान की आत्मा प्रस्तावना को कहा गया है। ठीक, और जी आइंस्टीन ने जो है नीति निर्देशक तत्व कहा है, तो ये भी जो है सही है। ठीक, उसके बाद देखिए नीति निर्देशक तत्व वाद योग्य होते हैं, तो ये जो है वाद योग्य होते हैं कहा गया है, परंतु ये गलत है। तो ये वाद योग्य नहीं होते हैं। तो नीति निर्देशक तत्व जो है राज्य के लिए एक निर्देश दिया गया है कि वे जो है ऐसा ऐसा कार्य करके जो है जनता के हित में कार्य कर सकते हैं करके, तो ये कोई वाद योग्य नहीं होता है। वाद योग्य कौन होता है? मौलिक अधिकार। तो मौलिक अधिकार वाद योग्य होता है, नीति निर्देशक तत्व अवाद योग्य होता है, तो वाद योग्य नहीं होते हैं। चलिए उसके बाद देखिए अगला प्रश्न है, तो इसमें क्या बताना है आपको? सत्य कथन। तो सत्य कथन कौन सा है ये पूछा गया है। तो देखिए इसमें सत्य कथन कौन सा है, तो देखिए निंदा प्रस्ताव लोकसभा के साथ साथ राज्यसभा में भी प्रस्तुत किया जाता है। तो निंदा प्रस्ताव जो है कहाँ प्रस्तुत किया जाता है? सिर्फ लोकसभा में प्रस्तुत किया जाता है, राज्यसभा में प्रस्तुत नहीं किया जाता है। इसे प्रस्तुत करने का कारण बताना अनिवार्य होता है, तो ये सही है। अगर प्रस्तुत कर रहे हैं तो प्रस्तुत करने का कारण बताना अनिवार्य है। यह मंत्रिपरिषद की नीतियों और कार्यों के विरुद्ध निंदा के लिए लाया जाता है। मंत्रिपरिषद की नीति और कार्यों को निंदा के लिए, तो ये भी सही है। तो 2 और 3 इसके सत्य आंसर हो जाएंगे, और ये गलत है क्योंकि यह जो है निंदा प्रस्ताव सिर्फ लोकसभा में लाया जाता है, राज्यसभा में नहीं। तो ऑप्शन कौन सा? 2 और 3 सही है, तो ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला देखिए आप, सत्य कथन का चयन करना है। यहाँ सत्य कथन है, अंतिम प्रश्न है यह इस वीडियो का। तो सत्य कथन कौन सा होगा? संसद के स्थायी सदस्य समितियों के लोक लेखा समिति सबसे बड़ी समिति होता है। तो लोक लेखा समिति सबसे बड़ी समिति होता है कहा गया है, तो यहाँ सत्य बताना है। तो ये जो है क्या हो जाएगा? यह जो है सत्य कथन असत्य कथन है। लोक लेखा समिति सबसे बड़ा सदस्य नहीं होता, सबसे बड़ा होता है प्राक्कलन समिति। प्राक्कलन समिति सबसे बड़ा होता है। तो देखिए उस अगले दिया गया है, क्या दिया है? प्राक्कलन समिति का गठन केवल लोकसभा में किया जाता है। तो प्राक्कलन समिति का गठन जो है केवल लोकसभा में किया जाता है, ये कथन जो है सत्य है। और इसमें कितने सदस्य होते हैं? प्राक्कलन समिति में 30 सदस्य होते हैं, टोटल 30 सदस्य होते हैं, सबसे बड़ी समिति है, इसे लोकसभा में गठन किया जाता है। सरकारी अपव्यय को रोकने हेतु नियमों की सिफारिश किया जाता है। एक मिनट, देखिए ये प्राक्कलन समिति क्यों गठित किया जाता है? सरकारी अपव्यय को रोकने हेतु नियम का सिफारिश करने के लिए जो है प्राक्कलन समिति को गठन किया जाता है। तो ये भी कथन जो है सही है, इसका सही उद्देश्य है। इसमें जो है याद रखेंगे सबसे बड़ी समिति प्राक्कलन समिति है, इसमें 30 सदस्य होते हैं। ठीक, तो ये जो है 2 कथन सही है, 2 और 3 सही है। तो 2 और 3 कौन से ऑप्शन में? बी में दिया गया है, तो ये सत्य हो जाएंगे, ये जो है गलत है। ठीक, तो इस प्रकार हमारा जो है भाग 1 से लेकर के 5 तक के जो है पूरा 1 से 5 तक के हमारा पूरा रिवाइज हो गया होगा आपका। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक को हमने इसमें कवर किया है। ठीक, आगे जो है अगले वीडियो में हम कवर करेंगे बाकी जो संविधान के बचे हुए टॉपिक है, उसको अगले 50 क्वेश्चन में हम जो है डील कर देंगे। ठीक, अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो आप वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।